हेलो दोस्तों। और क्या हाल है। चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। लेकिन आप क्वेश्चन को 1 2 3 बार जरूर पढ़ें, कम से कम 2 बार तो पढ़ें। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो क्वेश्चन आपको कुछ अलग बताता है। ठीक, तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कि एक मिश्रण में 25% दूध है और दूसरा कोई मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 3:2 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए। वो पूछ रहा है कि ए का कितना अनुपात हो, मतलब ए की मात्रा कितनी हो और मिश्रण बी की मात्रा कितनी हो, मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है मिक्सचर में मिलाने के बाद वो 3 और 7 का हो। ठीक, तो चलिए मैं इसका 2 मेथड बताता हूँ। पहले एक प्रॉपर क्या करते हैं, एक बेसिक से कर लेते हैं। ठीक, तो हमने माना दो मिक्सचर कौन कौन से हैं, ए और बी। ए को हमने मान लिया कि x लीटर है। ठीक, और बी को हमने मान लिया कितना है, y लीटर। कितना, y लीटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिक्सचर ए में 25% दूध है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हम निकाल सकते हैं यहाँ से भाई। यहाँ भी, तो यहाँ पे दिया है कितना, पानी एंड दूध का। ये बात याद रखनी है, इसलिए मैंने कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो दिया है वो वाटर एंड मिल्क का रेशियो दिया है, तो वाटर का कितना है 3 एंड मिल्क कितना है 2। ठीक, और यहाँ पे कह रहा है कि 25% मिल्क है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 25% मिल्क है तो 75% क्या होगा, वाटर होगा। तो यहाँ पे रेशियो कितने का आ गया, 25 × 1 = 25, 25 × 3 = 75। कितने का रेशियो है, 1 और 3 का रेशियो है। कितने का, 1 और 3 का रेशियो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि वो बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ जाए मिक्सचर में मिलाने के बाद, 3:7 का। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि मिक्सचर ए में मिल्क कितना है या फिर वाटर कितना है, तो आप कैसे बताओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्क कितना है तो क्या आप बोल दोगे कि 1 है, या फिर वाटर कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे 3 है, ऐसा तो बोलोगे नहीं। आप यही ना बोलोगे कि मिक्सचर ए में मिल्क जो है वो हमारा कितना है 1 है, लेकिन टोटल हमारा कितना है 4 है। भाई मिल्क एंड वाटर कितना है टोटल 4, 4 में से 1 जो है वो मिल्क है। अगर 4 में से 1 मिल्क है तो x में कितना है, x का गुणा कर दिया। ठीक, ये मैंने बताया है कि भाई ये 1/4 x कैसे लिखते हैं, ये मैंने कल ही बताया था आपको। ठीक, और अब इस मिल्क हो गया, ये मिल्क हमारा हो गया। अब बी में मिल्क कितना है देख लेते हैं, बी में कितना मिल्क है देख लेते हैं, जोड़ देंगे भाई क्योंकि हम अब दोनों को मिला रहे हैं ना। तो इसमें कितना मिल्क था 1/4x, इसमें कितना मिल्क है, टोटल कितना है 5 है। मिल्क जिसमें कितना है 2, अगर 5 में 2 मिल्क है तो y में कितना होगा, तो y का हमने गुणा कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, मिल्क आ गया, मिक्सचर में मिल्क।
और वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा। अब ए में वाटर देख लेते हैं कितना है। तो ए में वाटर कितना है, ए में वाटर है हमारा 3, लेकिन टोटल हमारा कितना है 4। तो एक्स में कितना होगा, एक्स का गुणा कर दिया, प्लस वाई में कितना वाटर होगा हमारा 3 हमारा वाटर है, टोटल हमारा कितना है 3 2 5 है। अगर 5 में 3 वाटर है तो वाई में कितना होगा, वाई का हमने गुणा कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना होएगा, 4 और 5 कैल्शियम लिया तो कितना होगा 20, और 5 का गुणा किया तो यहाँ कितना आएगा 5x, और प्लस 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, सॉरी 20 में 4 से भाग दिया तो कितना आएगा 5, और 5 का हम कहाँ करते हैं गुणा, ऊपर करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कितना है 20, 20 में 5 से भाग दिया तो कितना आएगा 4, 4 में 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 8y। भाई इसको तो सॉल्व करने आता होगा ना आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि पूरा एकदम कमजोर है आपका, अगर होगा तो मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 5 कैल्शियम कितना है 20, 4 और 5 कैल्शियम कितना, अब 20 में 4 से भाग दिया तो कितना है 5, और 5 का ऊपर गुणा किया 3 में तो कितना आ गया 15x, प्लस अब फिर 20 में 5 से भाग दिया तो कितना 4, 4 का ऊपर गुणा किया तो कितना आ जाएगा 4 3 12y। ये हमें क्या मिल गया, मिक्सचर में, मिक्सचर ए और बी जो जब मिलाया तो मिल्क एंड वाटर का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। लेकिन वो कह रहा है कि ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, दूध और पानी का अनुपात 3 और 7 होना चाहिए। तो दूध का अनुपात कितना होना चाहिए 3, और वाटर का कितना होना चाहिए 7, और हमारा आया कितना है इतना और इतना आया। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना करेंगे 5x प्लस 8y, भाई 20 और 20 देख लीजिए कैंसिल है, दोनों तरफ 20 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर कितना आ गया हमारा 15x प्लस 12y। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क का है 3 और कितना है 7। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 7 5 35x प्लस 8 7 56y बराबर कितना 15 3 45x प्लस कितना है 12 3 36y। अब क्या करते हैं कि x को इधर लाते हैं और 36 को इधर ले जाते हैं। जब 56 में 36 गया तो कितना 20y, x को इधर ला जाएंगे तो कितना आएगा 10x आएगा, 45 में से 35 गया 10, तो ये कितने का रेशियो आ गया 2 1 का। तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, तो x और y का रेशियो कितना आएगा 2 और 1 का। तो हमसे पूछा क्या था भाई, हमसे क्या पूछा था मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए। हमने किसको a को x मिलाया था और b को y, यही तो हमसे पूछा था ना कि a और b के मिक्सचर का रेशियो जो मिला रहे हैं क्वांटिटी का रेशियो तो पूछ रहा था, मतलब x y का रेशियो ही तो पूछ रहा था। तो x y का रेशियो कितना आ गया 2 और 1। ठीक, समझ में आ गया होगा ये। तो अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड कहिए या फिर मिक्सचर एलिगेशन फार्मूला का यूज करके भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिल्क जो है, एक बात आपको याद रखनी है कि जब मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो क्वांटिटी हम लेते हैं, मतलब मान लीजिए अगर मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क ही हर जगह लेंगे, ठीक, अगर वाटर ले रहे हैं तो वाटर ही हर जगह लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी हमारी दो क्या थी मिक्सचर थी, जिनको मिलाने पे क्या हो रहा था हमारा एक न्यू मिक्सचर बन रहा था। ठीक, क्या बन रहा था न्यू मिक्सचर। तो यहाँ पे कह रहा है मिल्क, अगर हम यहाँ पे मिल्क ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल्क ही लेना है और यहाँ पे भी मिल्क लेना है भाई। तो यहाँ पे मिल्क कितना है हमारा 25%, और कह रहा है जो दूसरा है उसमें कितना है दूध कितना है और पानी। तो यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते कितना है हमारा परसेंटेज, 2 है मिल्क और टोटल कितना है 5, और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या किया गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया 20 दूना 40, तो यहाँ कितना आ गया 40% आया। अब कह रहा है लास्ट में जो अनुपात आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 3 और 7 का। तो यहाँ पे मिल्क कितना है 3 और टोटल कितना हो गया 10, तो परसेंटेज में चाहिए तो कितना होगा 10 30 आया।
इतना समझ में आया। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, तो यहाँ से ये जो निकल के आता है हमारा क्या आता है, क्वांटिटी तो आता है। क्या आता है, क्वांटिटी का रेशियो ही तो आता है। तो यहाँ पे कितना, 25 में से 5 गया कितना, यहाँ पे 40 में से 10, 30 गया तो कितना 10, और 30 में से 25 गया तो कितना 5, तो 5 दूनी 10। यहाँ रेशियो कितने का मिल गया हमें, 2 और 1 का, 2 और 1 का। तो हमसे पूछा क्या था, इन दोनों में मिश्रणों के किस अनुपात में मिलाया जाए भाई, ए को 2 अनुपात में, बी को कितना 1 अनुपात में, तो 2 1। ठीक, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि दिया क्या है और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अमिताभ ने अक्षय से पहले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा 4 वर्षों के बाद 15% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि उधार ली, और टोटल उसने 9 वर्ष के अंत में अक्षय को 6900 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो अमिताभ ने उस कितनी राशि उधार ली थी। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। आप बताइए कि ये कह रहा है कि 10% जो है वो कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए ले रहा है। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज हो गया उसका, प्रिंसिपल का 40%। अब वही प्रिंसिपल है, अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद जो है वो 15% के हिसाब से ले रहा है, लेकिन 9 वर्ष बाद वो वापिस करता है। तो अब 4 वर्ष तो हमने 10% के लिए लिया, अब बचा कितना 5 वर्ष। 5 वर्ष कितने परसेंट के लिए हमने लिया, 15% के लिए। तो अब 15 पचे 75%, पी का प्रिंसिपल का 75% देगा, और टोटल जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है 6900 रुपये। तो आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे डायरेक्ट करो, फॉर्मूले से भी करोगे तो आप बताओ 10% वाला पहले कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और फिर कितना 15% कितने के लिए, 5 साल के लिए, टोटल 9 साल हो गया। तो आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो क्या करोगे, PRT/100 यही तो लिखोगे, प्लस इसके लिए भी PRT/100। टोटल कितना ब्याज हो गया भाई, इस 10% के लिए इतना ब्याज, 15% के लिए इतना ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 6900। तो फॉर्म रख देते हैं हम, पी हमें पता नहीं, आर का मान कितना है 10%, टी का मान कितना है 4 ईयर, और इसका मान कितना है 100, प्लस पी का मान पता नहीं, आर का मान 15, और इसका मान कितना 5 और 100। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना 40, यहाँ 15 75, भाई डिनोमिनेटर समान है तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा भाई। 40 और 75 कितना 115 अपॉन 100 बराबर कितना 6900। तो यहाँ 5 23 पचे 115 कितना आएगा 20, 23 69, कितना है यहाँ 300। तो P बराबर कितना आ जाएगा 6000, कितना आएगा 6000 रुपये। ठीक, समझ में आया, कितना आ गया 6000। तो ये जो प्रॉपर आपने बेसिक फॉर्मूले से किया, इसे आप सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडों टाइम लगाते, ऐसा नहीं है कितना लंबा लिखने की जरूरत है। आप सीधा सीधा आपको पता है कि 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, हमें प्रिंसिपल पे ओनली जो इंटरेस्ट मिलता है वो सीधा सीधा प्रिंसिपल पे मिलता है। अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा प्रिंसिपल का कितना मिलेगा 40%, प्लस अब बचा कितना भाई 4 साल बाद 15% ले रहा है, लेकिन टोटल 9 साल ले रहा है, तो 4 साल बीत गया, 5 साल के लिए कितना 15%। तो प्रिंसिपल का कितना, अगर 1 साल में 15% तो 5 साल में कितना 75%, बराबर कितना 6900। तो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, P गुणित्य कितना
115% बराबर कितना, 6900। तो अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 115/100 करेंगे, ठीक। तो कितना होगा, 5, यहाँ 20, यहाँ कितना 23, यहाँ 23 3 यहाँ 69 300। ये कि 20 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हुआ। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कहानियाँ नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन हाँ, आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, चाहे जितना टाइम लगता है वो अलग की बात है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। लेकिन जब आप करोगे ना तो वो टाइम आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जब आप प्रयास ही नहीं करोगे, देख करके वीडियो सोचोगे कि आ जाएगा, मेरी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, तो नहीं करेगी, ठीक। चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 6 घंटे में 150 किमी की दूरी तय करती है। स्थिर जल में नाव और धारा की गति का अनुपात 4:1 है। यदि नाव की गति को 20% बढ़ा दिया जाए तो नाव धारा के प्रतिकूल 152 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अनुकूल की बात कर रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम की। 6 घंटे में 150 किलोमीटर, तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है कि अगर 6 घंटे में 150 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 25 छक्के 150, मतलब 25 किमी प्रति घंटा। कितनी, 25 किमी प्रति घंटा। तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या होता है, VDS बराबर क्या होता है, बोट की चाल प्लस करंट की चाल। क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में बोट भी बह रहा है, तो क्या होगी उनकी स्पीड, बोट की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, ठीक। तो जो कि मान दिया है कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है कि स्थिर जल में नाव और धारा की गति का अनुपात, मतलब स्थिर जल की बात कर दे तो बोट की चाल, और करंट की चाल का गति का अनुपात दिया, मतलब चाल स्पीड का। तो ये कितना है, 4 और 1 का। तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 4x किमी प्रति घंटा है, और इसकी स्पीड कितनी है, 1x किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हमें पता है ना कि b प्लस सी बराबर कितना, 25। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं 4 1 5x, और यहाँ पे 5x बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और c का मान कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो अब कह रहा है कि यदि नाव की गति को 20% बढ़ा दिया जाए, तो अभी तक कितनी थी, इतनी, अब 20% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 20% बढ़ा देते हैं। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4। तो ये पहले 20 थी, अब 4 और बढ़ गई, तो अब कितना हो जाएगा, 24 किमी प्रति घंटा होगा। भाई इतना समझ में आया कि 20 का 20% कितना होगा। जाहिर सी बात है कि 20 का मान 1/5, ये कितना हो जाएगा, 4x। तो पहले 20 थी, अब क्या होगा, 20% बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई, 24 किमी प्रति घंटा। तो कह रहा है तो नाव धारा के प्रतिकूल 152 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी। तो टी क्या पूछ रहा है, अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है, 152 किलोमीटर। आपको स्पीड पता है, अगर करंट की चाल, बोट की चाल पता है, तो आप बता नहीं सकते कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। अरे भाई 24 -5, क्योंकि B-C होता है, धारा अगर इस तरफ बह रही, बोट इस तरफ आ रही, तो विरोध करेंगे। तो क्या होगा कि बोट की चाल में जो धारा की चाल, करंट की चाल होगी, वो घट जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 152/19, 19 × 8 = 152। तो कितना टाइम लगेगा,
8 घंटे। कितना लगेगा? 8 घंटे। तो कौन सा सही है हमारा? ये ए वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था? बहुत नहीं। ठीक है, आप कर सकते थे, आपने किया भी होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है कि एक परीक्षा में आयुष को 35% अंक मिले, वह उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक लाया। उसी परीक्षा में राघव को 19% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 30 अंक जो है कम रहा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना है? ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लिया हमने कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क है वो कितना है? मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया कि वो कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। या फिर 100x मान लीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 100x मान लेते हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि आयुष को 35% अंक मिले। कितने अंक? 35%। अब भाई टोटल हमारा जो मैक्सिमम मार्क है वो 100x है, इसका 35% कितना होगा? तो 35/100 कर दिया हमने। कह रहा है कि वह उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक मिले। अगर मैं इसमें 18 घटा दूं तो ये आयुष का पासिंग मार्क है, आयुष का पासिंग मार्क्स है। ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स है। अब आगे कह रहा है उसी परीक्षा में राघव को 19% अंक मिले। राघव को कितना? अब भाई हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना था? 100x, उसका 19% राघव को मिला, मतलब 19/100। कह रहा है कि वह उत्तीर्ण अंक से 30 अंक कम रहा। मतलब अगर मैं उसे 30 अंक और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। ये ज्यादा मिल रहा था, मैंने उसको कम कर दिया तो पासिंग मार्क्स तक पहुंचा। अगर मैं इसे दे दूं 30 अंक तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा? पासिंग मार्क्स ही तो है। किसका है? राघव का। तो एक बात बताइए आप, कि अगर एग्जाम एक ही है तो क्या उसका पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? अगर एक एग्जाम के लिए दोनों बैठे हैं तो पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? नहीं ना, एक ही होगा ना पासिंग मार्क्स। तो ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कितना है? यहाँ कितना आ गया हमारा? 35x - 18 आया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना है? 35 मार्क्स -18, यहाँ कितना आएगा? 19x + 30। तो ये भी पासिंग मार्क्स आयुष का बराबर कितना? पासिंग मार्क्स ऑफ किसका? राघव का बराबर होगा। तो इस रख देते हैं मान 35x - 18, और किसका? राघव का कितना है? 19x + 30। तो सॉल्व कर लेते हैं। 19x को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा? 16। 16 19 कितना होता है? 35। और इधर 18 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो 16×3 = 48। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान में कितना मिल गया? 3। तो हमसे पूछा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना होगा। उत्तीर्णांक मतलब, उत्तीर्णांक मतलब पूर्णांक की बात कर रहा है, मैक्स पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स की बात कर रहा है, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा? भाई पासिंग मार्क्स किसी का एक उठा लो, भाई पासिंग मार्क्स बराबर है ना, किसी का एक उठा लो, आयुष का ही उठा लो। भाई पासिंग मार्क्स तो बराबर है। तो 35x - 18 है पासिंग मार्क्स। तो अगर हमें पता है किसका, x का मान पता है 35×3 - 18, तो ये कितना हो जाएगा? 35 3 कितना होता है? 105। 105 में से 18 गया तो कितना
भाई 20 घटा लो 85, 2 ज़्यादा घटा लिया तो 87 हो जाएगा हमारा। पासिंग मार्क्स हमारा कितना है? 87 आया। भाई अगर राघव का भी करोगे तो देख लो, 19 त्रिक 57 कितना, 57 प्लस 30 कितनी हो जाएगी? 87 होगा। तो पासिंग मार्क्स तो दोनों का बराबर है ना भाई, एग्जाम एक दे रहे हैं तो पासिंग मार्क्स भी बराबर ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई ज़रूर कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे रुक रहे हो और आप फिर गलतियाँ कहाँ से हो रही हैं। आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं और कहाँ पे आप रुक रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। बिना किए तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए, ठीक। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 6 महिलाएं 4 मिनट में कार्य का 40% पूरा कर सकती हैं और 4 पुरुष वही कार्य 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 6 महिलाएं हैं, तो अगर हमें टोटल वर्क चाहिए तो हम क्या करते हैं? आप बताइए कि टोटल वर्क चाहिए हमें तो हम क्या करते हैं? इफिशियंसी इनटू टाइम। यही तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि भाई हमें इफिशियंसी चाहिए और टाइम चाहिए, तभी हम टोटल वर्क बता सकते हैं ना भाई। यहाँ पे बोला है ना कि ये 40% काम करता है और वही काम ये कितने 10 मिनट में पूरा करता है। तो अगर हमें टोटल वर्क मिल जाए, ठीक है, तो हम इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि एक महिला की जो है, माना एक महिला की इफिशियंसी कितना, एक महिला की इफिशियंसी हमने मान लिया कितना, x मान लिया, ठीक। और एक पुरुष की इफिशियंसी हमने मान लिया y। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, मेन mdh बटा w, ये 1 1 1 1 m2d2h2 बराबर w2। ये हमने निकाला भी है कि आता कहाँ से। ये क्या है हमारा, क्या है, मेन है, मतलब वर्कर कितने काम कर रहे हैं, डे कितना है ये, और ये कितना हावा, मतलब घंटे की बात हो रही है। और यही सीमती चीज इधर भी है, और ये कितना है, वर्क है हमारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है। तो मेन की बात कर रहा है तो कितना है यहाँ पे, 6 महिलाएं। 6 महिलाएं, अगर एक महिला की इफिशियंसी x तो 6 महिलाओं की इफिशियंसी कितना, 6x। डे दिया नहीं है, हाँ मिनट दिया है मतलब, तो मिनट घंटे की जगह हमने क्या रख दिया, मिनट रख दिया। अपॉन वर्क कितना कर रहा है, 40%, टोटल वर्क का कितना, 40%, तो हमने क्या रख दिया, 40। अब बराबर N2 में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 4 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है y, तो 4 पुरुष की कितनी होगी, 4y। और टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। कह रहा है कि पूरा कार्य कर सकते हैं, मतलब ये महिला जो है वो 40% कर रही थी उतनी देर में, लेकिन ये क्या कर सकते हैं इतनी देर में 100% काम पूरा। मतलब अगर ये परसेंटेज में चल रहा है तो अगर इसने 40% किया तो इसने कितना, 100% कार्य किया, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ कितना, 2 3 6। तो x और y का रेशियो हमें कितना मिल गया भाई, x इधर है, y को इधर लाया, 3 को इधर ले गए, तो कितना हो गया, 2 और 3 का रेशियो मिल गया। कितना मिल गया हमें, 2 और 3 का रेशियो मिल गया, ठीक। तो हम चाहे तो मान सकते हैं कि x की जो एफिशिएंसी है, महिला की एफिशिएंसी, वो 2a है। नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अब मान लो तब भी, नहीं मानो तब भी, क्योंकि बाद में कटना ही है। दिखाते हैं कैसे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया x बराबर 2a है
और y बराबर कितना 3 है। अब कह रहा है कि 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो हमने क्या किया, कोई एक टोटल वर्क उठा लो आप, कोई भी एक टोटल वर्क। तो हमने क्या किया कि ये उठा लिया, कितना कौन सा 6x गुणित 4 और ये कितना 39, ये क्या है तो m1 d1 h1 w1 बराबर क्या m2। तो मेन कितने हैं 2 महिलाएं मतलब 2x, 2 पुरुष मतलब 2y। टोटल इनफिशियंसी हो गई इनकी। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है हमें नहीं पता, हमसे पूछा है टाइम ही, लेकिन कार्य कितना पूरा करना है 100%। कितना, उस कार्य को कितने समय में करेंगे, मतलब पूरे के पूरे कार्य की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आया। तो ठीक, अब ये हमने क्या किया 5 का गुणा इधर कर दिया, तो यहाँ कितना है 6x गुणित 10 और यहाँ पे कितना है 2x + 2y बराबर कितना टाइम। तो यहाँ पे हमें पता है कि नहीं x और y का मान पता है कि नहीं 2a 3a। तो यहाँ x का मान कितना है 2a, तो ये कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा इंटू 10। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 2 दूनी 4a + 2 3 6a हो जाएगा यहाँ इंटू टाइम। तो यहाँ पे 12a गुणित 10, यहाँ पे कितना 6 4 10a आ गया इंटू टाइम। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया 12 मिनट में चल रहा था, तो 12 मिनट आ गया। सारी कहानियां मिनट में तो चल रही थी, तो कितना आ गया हमारा 12 मिनट। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आपने ए माना तब भी ठीक है, नहीं माना होता तब भी, क्योंकि ए कैंसिल हो गया। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि मानना है कि नहीं मानना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 8:11 है। जब दुकानदार 25% की छूट देता है तब उसे 30 रुपए का लाभ होता है। यदि वही वस्तु बेचने पर दुकानदार को 25% लाभ होता है तो लाभ की राशि और दी गई छूट की राशि का योग कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना क्या दिया है हमें, CP एंड MP मतलब मार्क प्राइस का रेशियो दिया है कितना 8 और 11। कह रहा है कि जब दुकानदार 25% की छूट देता है, तो छूट किस पे देता है भाई, आपको पता है कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो यहाँ पे रेशियो 25% का मान है, कितना हो जाएगा 25% का मान कितना होता है 1/4। तो अगर 4 पे 1 की छूट दे रहा है तो बेच कितने पे रहा है 3 पे। अगर मार्क प्राइस हमारा 4 है, 4 का 25% मतलब 1 की छूट दे रहा है तो बेच कितने पे रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 3। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया कितना 4 एंड 3। तो एक बात बताइए कि वो बात तो एक ही वस्तु की कर रहा है, तो मार्क प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकता ना। अगर एक ही वस्तु है तो मार्क प्राइस भी तो हर जगह एक ही होगी। तो यहाँ पे मार्क प्राइस अगर देखा जाए तो 11 है, यहाँ पे मार्क प्राइस 4 है, तो गलत है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, अगर इनको मर्ज करना है मतलब, तो हम क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 4 का गुणा करूँ तो इधर कितना 11 का गुणा करूँ तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 का गुणा किया, ठीक, तो हमें यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो रेशियो जो होगा कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का समान होगा। अगर मैं यहाँ पे 11 का गुणा कर रहा हूँ तो हमें यहाँ भी 11 का ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रेशियो में किसी एक तरफ कोई क्रिया कर रहा हूँ तो हमें दोनों तरफ वही करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 8 चौका 32, ये कितना 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 और 33। तो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया हमें। अब मर्ज कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 44, सेलिंग प्राइस कितना है 33 और कॉस्ट प्राइस कितना है 32। मिल गया हमें, मर्ज कर दिया हमने। तो यहाँ पे कह रहा है कि तब उसे 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ कब हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। मतलब 32 का सामान था, 33 में बेचा, तो 1 ही यूनिट का तो लाभ हो रहा है। कितने का, 1 ही यूनिट का लाभ हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं 30 रुपए का लाभ हो रहा है। तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना, 30 रुपए। तो इसकी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, तो 1320 रुपए उसकी क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई। और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 960 रुपए क्या हो गया उसका मार्क प्राइस हो गया। कितना हो गया 960। अब कह रहा है कि यदि वही वस्तु बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ होता है, अगर वो उसे 25% के लाभ पर बेचे तो लाभ की राशि और दी गई छूट की राशि का योग कितना होगा। अगर हमें लाभ पे बेचना है तो ये हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस है। तो हमें इसे कितने पे बेचना पड़ेगा, अगर इसका 25% कमाना है तो इसका 25% हमें चाहिए, कितना होगा इसका 25% मतलब कितना, 1/4। तो 1/4 कितना मतलब 240 होगा ये। तो अब हमें बेचना कितने पे पड़ेगा भाई, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, ये हमें प्रॉफिट चाहिए इसका 25%, तो बेचना कितने पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि 1200 में बेचेंगे, तभी तो हमें क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट हम किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही तो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितने अधिक पे बेचा, कितने कम पे बेचा तो लॉस, अधिक पे बेचा तो प्रॉफिट। तो कह रहा है ना कि 25% का लाभ चाहिए, तो लाभ किसके 25%, मतलब कॉस्ट प्राइस का 25%। तो कॉस्ट प्राइस का 25% कितना होगा 240, मतलब 960 का सामान 240 का प्रॉफिट लेकर के 1200 रुपये में हमें बेच देना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है तो लाभ की राशि, तो लाभ की राशि हमारी क्या है 240 रुपये का ही तो लाभ ले रहे हैं। और दी गई छूट की राशि, छूट कितनी भाई 1320 उसकी मार्क प्राइस थी, और सेलिंग हम कितने पे कर रहे हैं 1200 पे। तो कितना होगा 120 रुपये का हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 240 का। तो टोटल कितना, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना हो जाएगा 240 प्रॉफिट प्लस 130 का डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया 120 का डिस्काउंट, सॉरी 360 हुआ, कितना 360 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। ठीक, अगर प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन है, अगर आप उसे रेशियो के में खेलना सीख गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो वो चीज़ें आपको आने लगती आएंगी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो माइंड में आपके घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कार क्यू की गति कार पी की तुलना में 35% अधिक है। कार पी को x किमी की दूरी तय करने में कार क्यू से 3 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब यदि कार पी जो है, कार पी की बात हो रही है, x प्लस 100 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो कार क्यू की गति क्या होगी।
ठीक है, तो ये इसे मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ और रेशियो मेथड का भी यूज़ करके कर सकता हूँ। अगर मैं बेसिक से करना चाहूँ तो काफ़ी लंबा होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम रेशियो मेथड से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कार क्यू की गति कार पी की तुलना में 35% अधिक है। किसकी? तो यहाँ पे एक बात चल रही है किसकी? पी एंड क्यू की। किसकी बात चल रही है? पी एंड क्यू की। तो स्पीड की रेशियो है, तो यहाँ पे किसका दिया है? स्पीड ही के तो दिया है 35%। 35% का मान कितना होता है आपको पता है? कितना होता है भाई? 35% मतलब 35/100 करोगे तो ये कितना होगा? 7/20। 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100। तो क्या कह रहा है कि P की तुलना में, तो की तुलना किससे कर रहा है? P से। तो P की तुलना में कितना अधिक है? 35% मतलब 7 अधिक है, 20 से 7 अधिक है मतलब 27 है। किसकी गति? Q की। इतना समझ में आया? अगर इसकी 20 है तो इसकी कितनी है? 27 है। क्या? स्पीड। तो कह रहा है कार P को x किमी की दूरी तय करने में कार Q से 3 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो एक बात बताइए कि दोनों जा कहाँ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? P भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और Q भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। P भी x एंड Q भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आप बताइए कि टाइम कितना अधिक लग रहा है? ये बोल रहा है 3 घंटे 30 मिनट। तो आपको एक बात पता होगी कि v बराबर क्या होता है? डी बाई टी। क्या होता है? डी बाई टी। ठीक है, अगर हमारी कह रहा है कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है तो स्पीड बराबर क्या होगा? 1/t होगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो अगर हमारा स्पीड का रेशियो 20 और 27 का है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? उल्टा हो जाएगा। कितना होगा हमारा? 27 एंड 20 का। यहां से क्या पता चला भाई? स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का उल्टा होगा। ठीक है, तो कितना होगा ये? 27 एंड 20 का रेशियो हो गया टाइम का। तो यहां पे देखा जाए तो P को कितना टाइम लग रहा है? 27 यूनिट और Q को कितना? 20 यूनिट। Q से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है इसको? भाई 7 यूनिट ज्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि P को x किमी की दूरी तय करने में Q से 3 घंटे 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। और 3 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 3.5 घंटे की बात कर रहा है। 3.5 घंटे ज्यादा लग रहा है। इतना समझ में आया? तो एक यूनिट का मान क्या होगा? 0.5 आवर होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको? अगर एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? एक यूनिट का मान 0.5 आवर, तो 27 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? मतलब P द्वारा x दूरी चलने में कितना टाइम लगेगा? 13.5 भाई 27 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में? ये भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं? और इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे। इतना समझ में आया? तो आगे क्या कह रहा है कि यदि कार P जो है x प्लस 100 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे 30 मिनट में तय करती है तो कार Q की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो P जो है वो कितना? x किलोमीटर 13.5 किलो घंटे में तय करती है और यहाँ P x प्लस 100 किलोमीटर 18.5 घंटे में मतलब 18.5 घंटे में तय करती है। यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड दोनों की तो बराबर होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं P की स्पीड ज़्यादा होगी कहीं कम होगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी इनकी? बराबर होगी। जहाँ P यहाँ पे होगी भाई दोनों जगह स्पीड क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस एक जगह कितना चल रहा है? x किलोमीटर चल रहा है और दूसरी जगह कितना चल रहा है? x प्लस 100 किलोमीटर चल रहा है। तो एक जगह टाइम कितना लगा रहा है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम कितना लगा रहा है? यहाँ पे 13.5 घंटे लगा रहा है और यहाँ पे कितना लगा रहा है? 18.5 घंटे लगा रहा है। 18.5 घंटे। ठीक, तो एक बात आपको पता है कि नहीं पता है? आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि डी बाई टी होता है। अगर हमारा v दोनों जगह कांस्टेंट है तो जो हमारा t का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा? d का रेशियो होगा। इतना समझ में आया? जो t का रेशियो होगा वही d का होगा। अगर टाइम का रेशियो देखा जाए तो कितना है? 13.5 किलोमीटर घंटे में x किलोमीटर और 18.5 घंटे में x प्लस 100 किलोमीटर।
तो डी का रेशियो क्या आएगा, डी का भी तो यही आएगा, जो टी का वो डी का, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये भी तो रेशियो वही आएगा डी का। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना इससे ज़्यादा है भाई, 5 यूनिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट। और यहाँ पे डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है भाई, यहाँ पे 5 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे देखा जाए तो कितना ज़्यादा है, 100 किलोमीटर ज़्यादा है। भाई डिस्टेंस तो दोनों है ना, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। तो 5 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 100 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 100 किलोमीटर। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। तो 13.5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 13.5 यूनिट का मान मतलब 13.5 गुणित 20। तो ये कितना होगा, 135 गुना 270 किलोमीटर। और ये मान किसका आया, एक्स, डिस्टेंस ही तो आया, जो कि बराबर है किसके, एक्स के ही तो बराबर है। भाई हमारी डिस्टेंस शुरू में कितना चली थी, यहाँ पे तो एक्स ही चली थी, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 270 किलोमीटर। तो कह रहा है एक तो कार क्यू की गति याद कीजिए। तो क्यू की गति कितनी होगी भाई, वी क्यू बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे कितना चल रहा था, एक्स अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था, यह जाहिर सी बात है कि 10 घंटे। कितना घंटे, 10 घंटे। एक्स का मान हमने निकाल लिया कितना, 270 किलोमीटर। और टाइम कितना, 10 घंटे। तो ये स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें से कौन सा सही है, कोई नहीं। ठीक, तो ये रेशियो मेथड इतना शॉर्ट में हो गया। अभी अगर आप प्रॉपर बेसिक से करते हैं ना तो ये 2 पेज भरता। ठीक है, और इसमें से भी काफ़ी चीज़ें शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कहानियाँ जो लिखी हैं, ये वाली, ये वाली, ये आपको नहीं लिखनी है। यहाँ पे भी जो मैंने 2-2 बार लिखा है वो आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें से कम हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है, और वही काम जो है अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले क्वेश्चन मतलब अगली बार जब करने बैठोगे तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये माइंड में, आपकी माइंड ये बोलती है कि हमने हाँ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किया है या देखा है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग आती है आपके दिमाग में। जब पॉजिटिव थिंकिंग कोई चीज़ के लिए आती है तो भाई अगर नहीं आता होगा भी सवाल, कहीं ना कहीं आने लगता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कर चुके होंगे। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है पाइप पी अकेले किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, और पाइप पी व क्यू मिलकर उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप आर की दक्षता पाइप क्यू की दक्षता से 100% अधिक है तो पाइप क्यू और आर मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे। ठीक, तो आ जाते हैं सवाल पे। तो कह रहा है कि पी कितने देर में, 20 मिनट में पूरी टैंक भर सकता है, और वही जो है पी और क्यू अगर मिल गए हैं तो कितनी देर में भर सकते हैं, 12 मिनट में। तो ये हमारा क्या था, टाइम। अब मैंने बताया है कि टोटल वर्क हम क्या कर सकते हैं, लेने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका एलसीएम ही लेते हैं, आप मानने को टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम इसलिए इनका एलसीएम लेते हैं ताकि हमारी जो इफिशियंसी आए, टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड किया तो हमारी इफिशियंसी आएगी, और जो इफिशियंसी आए वो एग्जैक्ट वैल्यू आए, दशमलव में ना आए। आप मानोगे तो हो सकता है कुछ दशमलव में आए, तो दशमलव में आएगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसका क्या मानते हैं, एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 20 और 12 कितना हो जाएगा, ये 20-12 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 60। तो 20×3 = 60, ये हमारी इफिशियंसी कितनी आ गई, पी की 3, और 12×5 = 60। पी प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, 5।
P प्लस Q की एफिशिएंसी 5, P की 3, तो Q की कितनी हो जाएगी भाई? जाहिर सी बात है 2। ये किसकी है? P प्लस Q की है, ये P की है। ठीक, तो Q की एफिशिएंसी इतनी आ गई। तो कह रहा है कि पाइप R की दक्षता, मतलब R की एफिशिएंसी पाइप Q से 100% अधिक है। तो 100% अधिक है मतलब क्या? अगर ये 2 है तो 2 और, भाई किसी का अगर 100% क्या होता है भाई? 2 का 100% कितना होगा? 100% बाई 100 हो जाएगा, तो ये होगा 2 अधिक। तो ये कितना, आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी? 4 होगी। तो कह रहा है कि तो पाइप और क्यू प्लस आर मिलकर टैंक को कितनी देर में भरेंगे? क्यू प्लस आर द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, भरने में लिया गया समय कितना हो भाई? अब भाई भरना कितना है? टैंक की टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है? 60 ही तो, यही तो भरना है हमें। टैंक भरने का मतलब क्या है? टोटल वर्क जो हमारा होगा, तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी से भाग दे दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है भाई? टोटल वर्क यही तो है, यही जो भरना है हमें। तो ये कितना है? 60। और इफिशियंसी कितनी है? P प्लस क्यू प्लस आर की। क्यू की ये हो गई, आर की ये हो गई, तो 6। तो ये कितना हो जाएगा? 10। मतलब कहने का आज कि 10 मिनट में ये टंकी पूरी तरह भर जाएगी क्यू प्लस आर द्वारा। तो कितना, कौन सा सही हमारा? ये डी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? लेकिन आप इसे पढ़िए और सॉल्व जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? कह रहा है आयुष और चंदन ने क्रमशः x और x प्लस 400 का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद आयुष ने 500 और जोड़ दिए और चंदन ने 400 निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात जो है वो 21 और 20 का है, तो x का मान क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आयुष को हमने क्या मान लिया? a, और चंदन को क्या मान लिया? C। जाहिर सी बात है। तो इसने कितना इन्वेस्ट किया? x इन्वेस्ट किया। इसने कितना इन्वेस्ट किया? x प्लस 400 इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? x प्लस 400। तो कह रहा है कि 6 महीने बाद आयुष ने 500 जोड़े। तो 6 महीने तक तो इन्होंने कितना, आयुष ने कितना इन्वेस्ट किया था? x इन्वेस्ट किया था। तो इसने कितना किया? 500 जोड़ दिया। तो पहले हमारा जो अमाउंट था वो x था, अब कितना हो गया? x प्लस 500। ठीक, और कह रहा है चंदन ने 400 निकाल लिए। तो 6 महीने तक तो इन्होंने भी इतना ही इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कि 400 निकाल लिए, तो पहले x प्लस 400 था, तो 400 निकाल लिया, तो बचा कितना? x। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत की बात हो रही है, तो मतलब 12 महीने की बात हो रही है। तो 6 महीने इन्होंने ये इन्वेस्ट किया x प्लस 6, तो यहाँ पे 6 महीने बच गया, यहाँ पे भी 6 महीने बच गया। कह रहा है वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 21 और 20 है, तो x का मान। ठीक, तो अब हमें पास ये क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई। तो सॉल्व कर लेते हैं। हर जगह 6 कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हमको कोई चीज़ कैंसिल करनी हुई तो जब हर जगह, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 जगह है, एक जगह नहीं है तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 500 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा रेशियो? 2x प्लस 400। ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट का रेशियो। ये जो प्रॉफिट का रेशियो आता है, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करके और फिर आप
प्रॉफिट मांगने लगो, ये प्रॉफिट नहीं आता। हाँ, इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 2x प्लस 500, 2x प्लस 400। तो अब लास्ट में हमारा प्रॉफिट का रेशियो दिया क्या है, हमारा आया इतना है और दिया कितना है 21 और 20 का, 21 और 20 का। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे देख रहे हैं नहीं, एक चीज, अगर मैं रेशियो से डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो हमें एक बात पता है कि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कितना ज़्यादा है भाई, 100 रुपये ज़्यादा है, 100 ही तो ज़्यादा है। तो 1 यूनिट का मान कितना, 100 रुपये। 1 यूनिट का मान 100 रुपये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, यदि वर्ष के अंत में, तो x का मान ही तो पूछा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना होगा 2100। यहाँ पे कितना देखा जाए तो कितना होगा 2000 होगा भाई, 2000। तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो 2x प्लस 400 बराबर कितना 2000। भाई ये भी तो प्रॉफिट ही तो हमारा है, ये भी हमारा प्रॉफिट है, तो दोनों बराबर कितना 2000। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1600 बटा 8 2 आएगा, मतलब 800। कितना आ गया 800 रुपये। तो ये आपका जो था वो डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2x बराबर था तो आपने कर लिया, ठीक, वो उसने आपका टाइम बचा दिया। अगर मान लीजिए 2x बराबर ना होता तो क्या करते आप, तब क्या करते आप, तो तब भी बता रहा हूँ मैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये भी प्रॉफिट का रेशियो है कितना 2x प्लस 500 बटा कितना, रेशियो में कितना मतलब 2x प्लस 400। ये हमारा रेशियो आया प्रॉफिट का, और दिया कितना है 21 एंड 20 का। भाई दोनों तो प्रॉफिट के रेशियो हैं, ठीक, ए का रेशियो इतना है, बी का इतना है, ए और बी का दिया भी है प्रॉफिट का रेशियो 21 एंड 20 का। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 का गुणा इधर किया तो कितना 40x, और इसका किया तो 20 पंचे 100 मतलब 10,000। और इधर कितना हो जाएगा 21 दूना 42x, और ये कितना हो जाएगा 4 1 का 4, 4 दूनी 800 मतलब 8400। तो यहाँ पे अगर 40 को इधर ले जाएं तो 2x बचेगा, और 8400 को 10,000 की तरफ ले आए तो कितना 1600 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 800 आ गया। और पूछा क्या था हमारा, x का मान ही तो पूछा था। यहाँ भी उतना ही आया, इतना यहाँ भी आया। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो जो रेशियो मेथड है, तो इतनी मैंने कहानी भी लिखी है, तो इतनी कहानी नहीं लिखनी है आपको। आप डायरेक्टली कर सकते थे कि 1 यूनिट का मान अगर 100 रुपये आया है तो जाहिर सी बात है कि 2100 होगा, 2x प्लस 5 बराबर 2100, तो 16 5 21, x का मान 800। वो माइंड में कर सकते थे आप इसको। एक बार अगर जो बेसिक से पूरा करना है वो माइंड में करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब रेशियो वाला वो करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, वो भी आएगा, ठीक है। बस बशर्ते यही कि आपको प्रैक्टिस अपनी रोकनी नहीं है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की भी कोशिश की होगी। मैं इसे बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है भूषण ने बैंक से एक निश्चित राशि ऋण के रूप में ली और उसे 1225 रुपए की 2 समान किस्तों में चुकाना है, ठीक है। यदि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये सालाना जमा कर रहा है, 16 सही 2/3 है % है, तो भूषण द्वारा उधार ली गई राशि, ठीक। तो उसने, हम मान लेते हैं कि उसने कुछ अमाउंट उधार लिया होगा। 1 साल बाद वो क्या कर रहा है कि 1225 रुपए वापस कर रहा है, फिर 1 साल बाद फिर 1225 वापस कर दे रहा है, जो कि उसका पूरा हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि, मतलब ये पूछ रहा है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 16 सही 2/3%। तो हम मान लेते हैं कि वो इसने क्या किया लास्ट में 1225 इन्वेस्ट किया और मतलब दे दिया। अगर ये 1225 यहाँ न दे करके अगर यहाँ देता, यहाँ अगर देता तो कितना उसकी ब्याज देना पड़ता भाई, 1 साल का ब्याज तो और देना पड़ता ना। अगर ये 1225 यहाँ ना दे करके लास्ट में देता दूसरे साल तो उसको कितना देना पड़ता, 1225 का ब्याज देना पड़ता। कितना देना पड़ता 16 से ही 2/3%। तो 1225 तो ये देना ही पड़ता इसको। और 1225 का 16 सही मतलब 16.66% ही तो है ये। इसका मान क्या होता है 1/6, मतलब 1/6 ब्याज भी देना पड़ता भाई। 1 साल का ये क्या हो गया, ये 1225 तो दे रहा है, वो 1225 तो देना ही पड़ता, 1 साल का इसका ब्याज भी तो देना पड़ता। तो लास्ट में उसको उसने कितना टोटल अमाउंट दिया 1225 प्लस 1225 और ये इतना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। तो एक बात बताइए ये कितना हो जाएगा हमारा, 1225 कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ कितना है 1225 तो यहाँ 2 था प्लस कितना 1/6 भाई, ये भी जोड़ा है 3 1225 है, कॉमन किया तो कितना इतना आ गया। तो 1225 6 दूनी 12 1 13/6 इतना पैसा उसको 2 साल में वापस करना पड़ता अगर वो 1225 1 साल बाद न दिया होता। तो अगर देखा जाए तो एक्स का अगर 2 साल में ब्याज कितना देता, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो 2 साल में वो कितना ब्याज देता, प्रिंसिपल हमारी ये है तो अमाउंट कितना देना पड़ता x1 प्लस 16.66% का मान कितना होता है 16.66% अपॉन 100 टाइम कितना 2 साल, 1 साल और 2 साल। तो ये कितना आ जाता है हमारा x1 प्लस 16.66 का मान कितना होता है 1/6 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है x 7 गुणित 7 बटा कितना 6 गुणित 6 होता। 1 साल बाद 2 साल बाद हमें कितना अमाउंट देना पड़ता ये, और 2 साल बाद हमने दिया कितना ये, भाई जाहिर सी बात है कि 2 साल बाद हमें इतना अमाउंट देना पड़ता और 2 साल बाद दिया कितना हमने ये, तो दोनों आपस में क्या है ये बराबर ही तो है। तो x ये 7 गुणित 7 और 6 गुणित 6 बराबर कितना 1225, ये कितना 13/6। 7 से सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 1 का 7 5 7 7 49 7 5 35 7 दूनी 14 7 5 35 कैंसिल, ठीक 1 6 से 1 6 कैंसिल क्योंकि बटे में है दोनों। अब सॉल्व कर लेते हैं तो इसका 6 का गुणा किया 25 में 25 6 का 150 तो 100 x बराबर कितना आ जाएगा 150 150 गुणित 3 और 13 15 कितना होता है 13 में 12 का गुणा किया तो 180 और फिर 15 कितना 1950, कितना 1950। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया 1950 और x हमारा था क्या, यही तो हमारा क्या था प्रिंसिपल था। तो कितना हो गया हमारा 1950, कौन सा सही है ई वाला। ठीक है, ऐसे जब टाइप क्वेश्चन आए ना तो क्या किया कीजिए कि आप जो बीच में दे रहा है वो बीच में मत दीजिए, उसको क्या करिए लास्ट में दीजिए। और लास्ट में देंगे तो जो भाई ब्याज दर आपको चल रहा होगा वो ब्याज भी देना पड़ेगा तो वो उसका ब्याज निकाल लीजिए। ठीक, और जो प्रिंसिपल आपने मान रखी है उसका डायरेक्ट अगर 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल का उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए। और 2 साल बाद अमाउंट कितना दे रहे हैं आप ये निकाल लिया हमने, दोनों को बराबर कर दिया भाई। अमाउंट ये भी दे रहे हैं हम और यहाँ पे अमाउंट दूसरी तरफ हमारा अमाउंट आता है कि हमने दिया कितना, तो दोनों तो आपस बराबर होंगे ना, 2 साल की अमाउंट तो दोनों है। तो हम क्या करें जब बराबर करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक, अगर प्रिंसिपल दिया है तो अमाउंट ये आ जाएगा लास्ट में देना कितना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, वो बीच में जो देना होता है वो बीच में नहीं देते, या तो प्रिंसिपल की तरफ लेके आइए या तो अमाउंट की तरफ लेके जाइए। ठीक, तो वो जो आपको सुटेबल लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके, ताकि अगर
सिलेक्शन हो तो दोनों दोस्तों का साथ में हो, और जब दोनों दोस्तों का साथ में सिलेक्शन होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।